Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter pollution of air and water. तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में. वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे नेचर में मिलता है. लगभग हमारे अर्थ क्रस्ट का 3/4 ये कवर करता है. बड़े शहरों की बात करें तो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स ये मेन सोर्सेज ऑफ वाटर हो जाते हैं. लेकिन अगर हम फिर कुछ पिछले दशकों में देखें तो जो क्वालिटी ऑफ वाटर है ये वाटर बॉडीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अनफिट हो गया है. तो जो वाटर का कंटेमिनेशन है विद हार्मफुल सब्सटेंसेस, अनवांटेड सब्सटेंसेस जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जाते हैं, आपके पेस्टिसाइड्स हो जाते हैं, फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं, डोमेस्टिक सीवेज हो जाता है. इससे क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट्स हो जाते हैं ऑन बोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसी को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं. जो हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो वाटर को कंटेमिनेट करते हैं उनको हम वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. अब वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या हो जाते हैं, आपके केमिकल्स हो जाते हैं, आपके ऑयल है, ग्रीस है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, ये सभी आपके वाटर पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं. वाटर पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो वाटर है वो बैड हो जाता है टेस्ट में और स्मेल बहुत ही फाउल स्मेलिंग हो जाता है. तो अब हम जानेंगे कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन. क्या कॉजेज़ हो सकते हैं वाटर पॉल्यूशन के. तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो लेक्स के पास बेदिंग करते हैं, नहाते हैं, रिवर्स में नहाते हैं, तो इनसे क्या होता है, वाटर बॉडीज़ कुछ हद तक पॉल्यूट हो जाती हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका डोमेस्टिक सीवेज. तो किचन से, जो टॉयलेट से जो वेस्ट निकलता है, जो डिस्चार्ज हो जाता है रिवर्स में थ्रू सीवर सिस्टम्स, तो इनसे भी वाटर पॉल्यूशन होता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल सीवेज. अब जैसे आपकी पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है या पेपर इंडस्ट्री है, इनसे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जैसे आर्सेनिक है, मरकरी है, लेड है या उनके कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं. तो इनसे क्या होता है, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल सीवेज को अगर आप डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देंगे तो इससे काफ़ी हद तक वाटर पॉल्यूशन हो सकता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑयल स्पिल्स. अब जैसे होता क्या है, ओशियंस में जैसे ऑयल निकालते हैं तो कई बार स्पिल हो जाता है, लीक हो जाता है, फैल जाता है. तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्योंकि होता क्या है, जो ऑयल है वो पानी से लाइट होता है तो वो पानी के ऊपर स्प्रेड हो जाता है. तो जो सनलाइट ओशियन के अंदर जाती है तो वो आपके एनिमल्स, मेरीन एनिमल्स और मेरीन प्लांट्स को अफेक्ट करती है, उनकी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है, उनकी लाइफ को अफेक्ट करती है. नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट. अब जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं. तो अगर हम बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो वो वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं और जिनसे वाटर पॉल्यूशन हो सकता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले तो हमारी हेल्थ पर ही इफेक्ट करता है. ये पॉल्यूटेड वाटर अगर हम ड्रिंक करेंगे या यूज़ में लेंगे तो कॉलेरा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, इस तरह की डिजीज़ से हम इफेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका यूट्रोफिकेशन. तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे. कई बार क्या होता है, जैसे हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, तो होता क्या है, ये सब पानी के साथ वॉश हो जाते हैं और ये सब वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं. तो जब ये वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं तो एल्गी और अदर वीड्स की, जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इनकी ग्रोथ वाटर बॉडीज़ में इंक्रीज़ हो जाती है, जिसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं. तो होता क्या है, इनकी एक अपनी नेचुरल प्रोसेस भी होती है, रेस्पिरेशन. तो एल्गी जब रेस्पायर करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में होती है उसको कंज्यूम भी करेंगे. अब जब इनकी डेथ होती है तो फर्दर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वाटर में वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब वो डिकम्पोज करते हैं आपके डेड एल्गी को तो वो भी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं. तो जब पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो जाती है तो बाकी एनिमल्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू सफोकेशन, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन
नहीं मिल पाती। तो जो लॉस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है फ्रॉम वाटर इन वाटर बॉडीज, इसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये क्या होता है? जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जैसे डीडीटी, ये पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में हम यूज़ करते हैं पेस्ट को किल करने के लिए और प्लांट्स को डिजीज से बचाने के लिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स हो जाते हैं तो वो फिर वाटर बॉडीज़ में वॉश ऑफ हो जाते हैं, थ्रू रेन वाटर भी वॉश ऑफ हो जाते हैं। तो ये पेस्टिसाइड्स हमारे फूड चेन में एंटर कर जाते हैं एट द प्रोड्यूसर लेवल, मतलब प्लांट्स में एंटर कर जाते हैं और प्लांट्स की बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। फिर उसके बाद उन प्लांट्स को जो हर्बीवोर्स ईट करेंगे उनकी बॉडी में भी एक्यूमुलेट होंगे, और जो हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ईट करते हैं तो वो फर्दर फूड चेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्वाटिक फूड चेन में भी ऐसा ही होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनको जूप्लैंक्टन्स कंज्यूम कर लेते हैं, और फिर जो स्मॉल फिश हैं वो फर्दर जूप्लैंक्टन्स को कंज्यूम कर लेती हैं, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस कंज्यूम कर लेती हैं। तो होता क्या है, जो पेस्टिसाइड्स का कंसंट्रेशन है हर लेवल पे इंक्रीज करता चला जाता है। तो ये जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो या कोई भी केमिकल हो, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन, इसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक लाइफ। अब जो एक्सीडेंटल लीकेज हो जाता है बिग ऑयल टैंकर से ऑयल का, जो कि हमने अभी बात करी थी, तो वो वाटर को पल्यूट कर देता है। पानी से ऑयल हल्का होता है, इसलिए पानी के सरफेस पे एक थिन फिल्म बना लेता है जिसको हम ऑयल स्लिक कहते हैं। ये ऑयल स्लिक सनलाइट को एंटर नहीं होने देती वाटर में, एयर को एंटर नहीं होने देती वाटर में, और ये ऑयल स्लिक थाउजेंड्स ऑफ मरीन एनिमल्स और प्लांट्स को किल कर देती है। ऊपर से अगर आप क्लीनिंग प्रोसेस भी करते हैं ऑयल स्लिक का डिटर्जेंट से, तो मेरीन हैबिटेट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, नुकसान होता है। तो अब आप क्या मेथड्स एम्प्लॉय कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर बॉडीज़ के पास ना कपड़े धोने चाहिए, ना बर्तन धोने चाहिए, और ना ही नहाना चाहिए, चाहे वो लेक्स हो, रिवर्स हो, पॉन्ड्स हो। इससे काफ़ी हद तक वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल में आएगा। ऐसा नहीं है हम सारी ब्लेम गवर्नमेंट पर ही डाल दें, ईच इंडिविजुअल पे हम सबकी एज एन इंडिविजुअल जिम्मेदारी बनती है कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, पॉल्यूशन को होने से बचाएं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स को भी नहीं यूज़ करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट करना चाहिए, ताकि उनमें से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हम रिमूव कर सकें इससे पहले कि वो वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ हो। जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सीवेज होता है, उसको भी केमिकली हमें ट्रीट करना चाहिए ताकि हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव कर सकें बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज़। पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स को इन्फोर्स करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि उसको स्ट्रिक्टली हमें फॉलो भी करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और हमको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे पॉल्यूशन में। जो पब्लिक है उसको एजुकेट करना चाहिए अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो डेड बॉडीज़ हैं उनको क्रीमेट या बरी नहीं करना चाहिए इन अ रिवर और अ लेक। नेक्स्ट आता है आपका पोर्टेबल वाटर। अब ये पोर्टेबल वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जो कि ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल होता है उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। अब जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं वो हाउस होल्ड्स में जब वाटर सप्लाई करती हैं उससे पहले उसको ट्रीट करती हैं। तो जो वाटर क्लीनिंग के लिए स्टेप्स फॉलो होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो पानी इससे पहले कि हमारे घर पर आए, इसके पहले उसको इम्प्योरिटीज़ को क्लीन किया जाता है। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसको क्लीन किया जाता है। तो इसमें डिफरेंट टैंक्स होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका सेडिमेंटेशन टैंक। तो जितना भी वाटर है, चाहे आप रिवर से लें, लेक से लें, उसको एक दिन के लिए रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। तो उनको हम रिमूव कर देते हैं और जो क्लीन वाटर है उसे ले लेते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में हैवी इम्प्योरिटीज़ तो
बैठ जाती हैं, लेकिन लाइट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज अभी भी रह जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका लोडिंग टैंक। अब इस जो सेडिमेंटेशन टैंक से लोडिंग टैंक में वाटर को ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को सेटल डाउन कराया जाता है बाय द एडिशन ऑफ केमिकल्स जैसे एलम, उसको हम लोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिल्ट्रेशन टैंक। अब इस पानी को हम फिल्ट्रेशन टैंक में पास करते हैं। इधर पानी जाता है थ्रू द लेयर्स ऑफ ग्रेवल, चारकोल एंड सैंड, जिससे क्या होता है, जो रिमेनिंग लाइटर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है वो भी फिल्टर आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरीनेशन टैंक। अब पानी जो है फिल्ट्रेशन टैंक से जाता है क्लोरीनेशन टैंक में। यहाँ पर क्लोरीन ऐड किया जाता है वाटर में, जो कि सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि पानी में प्रेजेंट होते हैं उनको किल कर देती है। अब जो हमारा पानी है दैट इज़ फिट एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज टैंक। प्योरीफिकेशन के बाद सेफ ड्रिंकिंग वाटर को स्टोरेज, बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है, जो कि जहाँ से हमारे घर पर वो पाइप्स के थ्रू आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।